बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक कास्टर के साथ मियां ताहिर। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद की सूरत हाल में कैसी डेवलपमेंट और क्या चीज़ आगे चल रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो उनके चेयरमैन हैं, वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ इस वक्त ये चाह रही है कि ये इलेक्शन पंजाब के, यानी कि जिसकी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो इलेक्शन ना हो तो बेहतर है, वो इलेक्शन एक साथ ही। अच्छा, उसका मैं इसको अब क्वालिफाई करूंगा इस बात को, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट जो दाखिल हुई है। रिपोर्ट एक सफ़े की है जिसमें ये कहा गया है कि फंड्स हमें देने अभी तक नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। और दूसरी बात ये कि पंजाब की हुकूमत ने सिक्योरिटी में कहा है कि सिर्फ हमारे पास 75,000 अहलकार मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे पास अहलकार नहीं है, यानी कि पुलिस के अहलकार। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि पुलिस जो है ना, वो थाने और पुलिस लाइन और रिजर्व सारी चीज शामिल करके वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी पुलिस है उसमें से बहुत ज्यादा पुलिस इस वक्त कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। और वहां पे ऑपरेशन जो है वो खासा तेज चल रहा है और बड़ा उसमें तेजी आई हुई है। और आईजी पिछले दिनों गए थे वहां पे, आईजी पंजाब, और उन पे फायरिंग भी हुई थी। तो इस लिहाज से वो एक सिंबॉलिकली ये बात सामने आई है कि वहां पे चूंकि डाकू बड़े मजबूत हैं और उन्होंने बड़े ठिकाने बड़े बनाए हुए हैं और बड़ी देर से बैठे हुए हैं, तो यहां तक वो मजबूत हैं कि उन्होंने आईजी पे भी फायरिंग कर दी। डीपी और आईजी इकट्ठे थे और उसमें एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ। तो ये जाहिर करता है कि ऑपरेशन कितना जरूरी है, और ऑपरेशन को रहना है, जारी रहना है, उसको कंप्लीट करना है, तो वहां पे फोर्सेस मौजूद रहेंगी। अगर हम वहां से फोर्सेस खींच लेंगे, वापस बुला लेंगे फॉर इलेक्शन, तो वो ऑपरेशन जो है वो उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा और डाकू जो है फिर आगे आ जाएंगे। और फिर वो दफाई पोजीशन से उनको बेहतर पोजीशन मिल जाएगी और वो लोगों को अगवा करना शुरू करेंगे और अमन अमान की सूरत हाल वहीं पे चली जाएगी। अच्छा, अब पंजाब हुकूमत ने ये जो 75,000 कहा है कि हमारे पास सिर्फ अहलकार अवेलेबल है फॉर इलेक्शन ड्यूटीज, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 75,000, यानी कि उसमें फौज नहीं है, उसमें रेंजर्स नहीं है, इसलिए कि फौज और रेंजर्स ने अपने आप को दूसरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर लिया है, मसरूफ कर लिया है, जो कि तालिबान के खिलाफ है। आपको याद है कि पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें ये मंजूरी दी गई कि ऑपरेशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन होगा, पूरे मुल्क में होगा, हमगीर ऑपरेशन होगा, और उसमें फौज और रेंजर्स सारे शिरकत करेंगे। और वो जो बैरून मुल्क ऑपरेशन होगा वो भी है उसमें शामिल है, यानी कि जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन वॉर के खिलाफ भी ऑपरेशन है। और वो तो अभी जारी भी है, कुछ लोग पकड़े गए, और जिस तरह वो एक वासिफ काजमी पकड़ा गया, उसने क्या क्या नहीं बताया। शानदाना गुलजार भी उसमें शामिल, उसने बताया कि थी हमारे साथ प्रोपेगेंडा में, जिसे वो जो आदिल राजा है लंदन में बैठा हुआ, वो चाह रहा था इनके जरिए प्रोपेगेंडा करना, और इन्होंने कहा कि मैंने किया भी। और शानदाना गुलजार भी उसमें शामिल थी, यानी कि पीटीआई की एमएनए, जिसके हक में एक कोर्ट ने फैसला दे दिया पिछले दिनों। तो खैर, ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में अभी शिद्दत आएगी। मैं फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात कर रहा हूं, जो कि उस वक्त नहीं थी जब कहा जा रहा था कि फिफ्थ जनरेशन वॉर का उन्हें सामना है। आज है, तब नहीं थी, तब सिर्फ प्रोपेगेंडा था। इसलिए कि उस वक्त वो अपनी फोर्स तैयार कर रहे थे, जिन्होंने ये मंसूबा लाए थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, विच वाज मिसकॉन्सेप्ट देन, वो उस वक्त कुछ भी नहीं था। और आज उन्हीं के हाथों के तराशे हुए बुत, यानी कि वो जो फोर्स भर्ती की थी फिफ्थ जनरेशन वार से लड़ने के लिए, वही उनको उल्टा पड़ गई है और आज वो इनके खिलाफ वाकईतन फिफ्थ जनरेशन वार लड़ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को ये वॉर लड़ना पड़ रही है, क्योंकि अब वो अपनी हकीकत में सामने आ गई है। अच्छा, अब आते हैं वापस कि अगर 75,000 अहलकार, पुलिस अहलकार ही अवेलेबल हैं, तो हिसाब लगाया जाए तो एक पोलिंग स्टेशन पे एक अहलकार पुलिस का, कानून नाफिज करने वाली एजेंसी का कोई बंदा नहीं, सिर्फ पुलिस का एक बंदा अवेलेबल होगा।
तो इस सूरत हाल में अगर अदालत कहती है कि नहीं जी ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ आप इलेक्शन करवा दें, तो इलेक्शन करवा देगी हुकूमत। तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनका कौन जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो रिजल्ट्स तो कुछ भी आ सकते हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबरा इमरान खान, उनकी अकल में अब बात आई है। पहले असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन का मैदान मारने का जो उन्होंने एक मंसूबा बनाया था, और उनका ये ख्याल था कि वो सबको आगे लगा लेंगे, और एक ऐसी चाल है कि जिसके सामने सब हेज हो जाएंगे। तो उन्हें अब समझ लगी है कि नहीं, अब अगर इलेक्शन हुआ इन हालात में और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पंजाब में करा दिया, तो फिर उनके हाथ से गेम गई, सारी मकबूलियत दरी की दरी रह जाएगी। क्योंकि फिर एक सिपाही ने इलेक्शन की निगरानी करनी है, कौन गारंटी देगा कि वहां क्या होगा? पोलिंग स्टेशन के अंदर और उस पोलिंग स्टेशन के बाहर बहुत कुछ होता है। जो इलेक्शन प्रोसेस से और इन इलेक्शन की सूरत हाल से जिन लोगों को वाकफियत है, जो जिन्होंने इलेक्शन देखे हुए हैं और लड़े हुए हैं, हमने भी कुछ इलेक्शंस में बहुत कुछ देखा हुआ है, और एज ए जर्नलिस्ट भी, और आम शहरी के तौर पे भी हमने इलेक्शन को देखा हुआ है। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है, एक सिपाही के बस का रोग तो नहीं है, तो वहां तो कुछ भी हो जाएगा। और अगर कुछ भी हो जाएगा तो रिजल्ट भी कुछ भी आ जाएगा, तो फिर इमरान खान को कबूल करना पड़ेगा, और अगर वो कबूल नहीं करेंगे तो फिर उनकी मर्जी। तो ये है वो सूरत हाल जिसपे अब इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि अब इलेक्शन ना हो। अब इलेक्शन तब भी हो जब सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। अब उनका जो जोर होगा आने वाले दिनों में, वो इस बात पे होगा जी कि अगले इलेक्शन की अक्टूबर में गारंटी ले ली जाए। ये ना हो कि इलेक्शन आगे चले जाएं, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने एक छोटा सा एक बयान दे के आगे निकल गए हैं, जिस तरह वो करते होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है अगर आइन में गुंजाइश हुई तो इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, यानी कि अक्टूबर से आगे, और अगर ना हुई तो नहीं जाएंगे, इशारा दे दिया। तो ये वो बात है जिसकी जिसकी वजह से इमरान खान आज अब आगे परेशान हुए हैं, और उन्हें पता चला है कि आटे और दाल का क्या भाव है, क्या होता है ये सब कुछ। वो समझ रहे थे कि वो जिस तरह खेल खेलेंगे सब उनके पीछे खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो जो उनके साथ खेल खेला जाएगा अगर इलेक्शन हुए, तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, अब दूसरी खबर हम डिस्कस करते हैं जी। ये तो हो गई, मेरा ख्याल है कि मैं खबर को, अपनी जो मेरी खबर है उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब दूसरी खबर ये है कि बड़ा शोर था कुछ क्वार्टर्स की तरफ से, कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से, कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है ना, वो आज भी मिले हैं और पहले भी मिले थे, और उन्होंने मिलने की कोशिश की है, और वो जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दरअसल ये वाली जो खबरें हैं ये एक खास मकसद के लिए चलाई जा रही हैं। उनका मकसद ये है कि उमर अता बंदयाल की जो पर्सनालिटी है ना, उसका इमेज बिल्डिंग की जाए, कि देखें जी उमर अता बंदयाल तो जजेस में इख्तलाफ नहीं चाहते, वो तो इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं, वो उनको ब्रिज करना चाहते हैं, वो लोगों से उनसे मिल रहे हैं, जजेस से उनसे कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। हालांकि इस तरह है नहीं है। हकीकत ये है कि जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की, मिले भी, और जजेस ने आगे से सीधा कह दिया कि जनाब यू आर मास्टर, आप बादशाह हैं, आप सब कुछ हैं, तो आप अपनी मर्जी करें। तो यही मेरा ख्याल जवाब बनता था। अब ये जो फायज ईसा, जस्टिस फायज ईसा के साथ मुलाकातें हैं, ये बेसिकली दो मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले चैम्बर में हुई थी चलते चलते, और कुछ देर के लिए गपशप हुई, और ये जो आज यानी कि मंगल के रोज जो मुलाकात हुई है, ये जस्टिस फायज ईसा खुद गए चीफ जस्टिस के पास, और उन्होंने वहां पे जाके ये बात की है कि देखें, जो आयन की गोल्डन जुबली थी, पाकिस्तान के जो आयन की गोल्डन जुबली की तकरीबात थी, उसमें हम सबको इनविटेशन थी, आपको भी था, मुझे भी था, बाकी जजेस को भी था। आप लोग नहीं गए, आपकी मर्जी। मैं गया हूं, इसलिए गया था कि आयन के साथ हमारी वाबस्तगी है, हमारी वफादारी है, और मैं उस वफादारी के इजहार के लिए गया था।
और यकीन नहीं यही कराई गई थी जो आपको भी कराई गई थी, मुझे भी कराई गई थी, कि वहां पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी और आइन पे बात होगी। तो मैं चला गया। अब वहां पे बैठ के किसी ने अगर पॉलिटिकल बात कर दी है तो मैंने वहां भी वाजे कर दिया था, और मैं आपके सामने भी कर रहा हूं। तो मेरे खिलाफ ये जितनी मुहिम चल रही है, जो प्रोपेगेंडा वॉर हो रही है मेरे खिलाफ, तो उसे क्लियर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो बहरहाल उस पे एग्री कर गए चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम ये जाहिर है कि एक तरफा तौर पे प्रेस रिलीज तो जारी नहीं करेंगे। मैं आपसे वजाहत मांगता हूँ, आप अपनी वजाहत दे दें तो उसको हम जारी कर देंगे। तो ये हुआ बेसिकली, और उस पे वही हुआ कि फिर चीफ जस्टिस ने की तरफ से जब वो सवाल पूछा गया और प्रेस रिलीज के मुताबिक, तो उस पे फिर जस्टिस फायज ईसा ने अपनी वजाहत दी, और वो वजाहत बड़ी मुतमिन इत्मीनान वाली है। और पहले भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कुछ लोगों ने उसको इशू बनाया और जानबूझ के बनाया। सबको पता है कि क्यों बनाया, कि जस्टिस फायज ईसा को मुतनाज़ करने के लिए। और वो पहली दफा तो नहीं कोई कोशिश हुई, ये इससे पहले तो उन्हें निकलवाने की कोशिश हुई है और भरपूर कोशिश हुई है, और वो तो नहीं निकल सके इसलिए कि वो राइट पे थे। और आज भी और उनके साथ फिर उनका साथ भी दे दिया गया, और उनका जाहिर है कि उनका एक माजी है, एक उनका उनकी एक कमिटमेंट है, वो एक इंटेग्रिटी वाले इंसान जज हैं। तो लोगों ने फिर उनका साथ भी दिया, और जिसकी वजह से उनको नहीं निकाला जा सका। ये शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाल दिया गया इसलिए कि उस वक्त वो बड़े जोरों में थे जो निकलवाने वाले थे। तो साकिब अंसार भी बैठे हुए थे, अब साकिब अंसार भी नहीं थे। बहरहाल ये सूरत हाल कुछ इस तरह से है, इसलिए खबरों पे इधर उधर की खबरों को जानबूझ के ये लपेट के, और कुछ किसी की इमेज बिल्डिंग मकसद होता है, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना मकसद होता है। तो ये इस तरह की एक कैंपेन थी। अब हम तीसरी खबर की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो वजीर आजम तनवीर इलियास हैं, उनको वहाँ की हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने तौहीन अदालत में निकाला है। तो ये बेसिकली तो देखें कि ये प्रोजेक्ट इमरान और प्रोजेक्ट जनरल फैज हमीद, उसको लपेटने का वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि उसको लपेटा जा रहा है तो ये भी उसमें उसका हिस्सा था, तो उसको भी लपेटना है। तो इसलिए ये किया गया है। अदरवाइज ये है कि मैं तो बिल्कुल आज सारा दिन भी टीवी चैनल्स पे जब मेरी जहाँ कहीं भी बात हुई है और मुझे मेरी राय हासिल की गई, तो मैंने वहां भी मुखालफत की। और मैं इसके मुखालफ हूँ कि जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी मुंतखब नुमाइंदे को, और वो भी वजीर आजम को, घर भेजे और तौहीन अदालत पे भेजे। तौहीन अदालत का कानून वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे जुडिशरी जिस पे बहुत से इल्ज़ामात हैं, अगर उन इल्ज़ामात को गिनवाने पे आए तो ख़त्म नहीं होते। और हालिया जो मामलात हैं इनमें तो सबसे ज़्यादा तौहीन जुडिशरी की तरफ से ही हमें नज़र आ रही है। वो आइन की तौहीन है, वो अदालतों की तौहीन है, वो अदालतों की साख की तौहीन है, वो पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है, वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन है। क्योंकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किस तरह से जो अल्फाज अदा किए, जो फिक्रे अदा किए, रिमार्क्स दिए जो पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में, कि ये सजा याफ्ता लोग जो हैं वो अब आगे असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, तो ये क्या उनकी तौहीन नहीं है? और दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने सुनने से इनकार किया, तो ये किसकी तौहीन नहीं है? ये भी तौहीन है। तो ये इस इन सारी तौहीन के होते हुए अगर किसी बंदे की तरफ से तौहीन होती है और उस पर सिर्फ इसलिए आप फैसला दे देते हैं कि आपका इख्तियार है, तो मेरा ख्याल है कि इस इख्तियार को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो कानून साज हैं इन्हें अपनी रिट को मनवाना इनके लिए ज़रूरी है। और ये जो तौहीन अदालत है इसका ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि तौहीन अदालत दो तरफा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के सामने खड़ा हुआ साइल ही तौहीन अदालत नहीं करता, जजेस भी तौहीन अदालत करते हैं, जो अदालत के वकार और साख के खिलाफ काम करते हैं, जो अदालतों को अंडरमाइन करवाते हैं, जो अदालतों की साख को खराब करते हैं, लोगों का एतमाद खत्म करते हैं, वो भी तौहीन कर रहे होते हैं। और वो बहुत बड़ी तौहीन होती है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई करनी है तो दो तरफा हो, अगर नहीं करनी तो फिर सारी खत्म होनी चाहिए। तो ये आज के का वीलॉग था। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह
अगले वीलॉग में कोई नई खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।